वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने की तलाश में रहते हैं। वैसे तो हम आज तक करीब 6000 एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाते हों। ऐसा ही एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 635 प्रकाश वर्ष दूर प्रेजेंट है। इसकी सतह का ज्यादातर हिस्सा समुद्रों से घिरा हुआ है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा सिमिलर है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट केपलर 22b की। इस प्लैनेट में आखिर ऐसी क्या मिस्ट्रीज छिपी हुई हैं जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं, और क्या इसके गहरे समुद्रों में जीवन मौजूद हो सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 2011 में अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करते समय केपलर टेलीस्कोप ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। इस पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह को ढूंढ निकाला जो गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हर तारे के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जहां टेम्परेचर, रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण एक परफेक्ट मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अगर इस एरिया में किसी प्लैनेट का निर्माण होता है तो उसके हैबिटेबल होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। यही कारण है कि इस एरिया को द हैबिटेबल जोन या द गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। जो भी प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में प्रेजेंट होता है उस पर लाइफ फॉर्म्स ऑरिजिनेट यानी जीवन उत्पन्न होने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। केपलर टेलीस्कोप को ऐसे ही ग्रहों को ढूंढने और उन पर रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसने 22b ग्रह को डिस्कवर करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का इस्तेमाल किया था, जिसे ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी चीज के सामने से गुजरना। दरअसल जब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की ब्राइटनेस में थोड़ी सी कमी आती है। इसी कमी को डिटेक्ट करके वैज्ञानिक ग्रहों और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज को डिस्कवर कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ब्राइटनेस में आई कमी को नापकर ग्रह के साइज, मास और ऑर्बिटल वेलोसिटी तक को कैलकुलेट किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो वैज्ञानिक इस डेटा के थ्रू ग्रहों की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का भी पता लगा लेते हैं। केपलर 22b केपलर 22 नाम के एक तारे का चक्कर लगा रहा है। यह तारा हमारी पृथ्वी से 635 प्रकाश वर्ष यानी करीब 4.5 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह एक येलो डॉर्फ तारा है, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह, और इसका साइज, रेडियस और यहाँ तक की उम्र भी हमारे सूर्य जितनी ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केपलर 22 का निर्माण आज से करीब 4 अरब प्रकाश वर्ष पहले हुआ होगा। फॉर कंपैरिजन हमारे सूर्य का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ था। इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद केपलर 22 हमारे सूर्य के मुकाबले 20% कम चमकीला है। यही कारण है कि इसे रात के आसमान में बिना टेलीस्कोप के ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। केपलर टेलीस्कोप द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के मुताबिक इस तारे और इसके ग्रह के बीच ऑलमोस्ट उतनी ही डिस्टेंस है जितनी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। जहां पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहीं केपलर 22b और केपलर 22 के बीच करीब 12 करोड़ किलोमीटर का फासला है। अगर यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल में मौजूद होता तो इसकी पोजीशन शुक्र और पृथ्वी के बीच में होती। वैसे तो यह ग्रह अपने सौरमंडल में सुरक्षित है, लेकिन हमारे सौरमंडल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सूर्य केपलर 22 के मुकाबले काफी ज्यादा रेडिएशन और हीट रिलीज करता है। इस हीट की वजह से 22b बहुत आसानी से डैमेज होने लगता और धीरे धीरे शुक्र ग्रह जैसा ही बन जाता। लेकिन सीधी सी बात है कि रियलिटी ऐसी नहीं है। केपलर 22b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी इस पर पड़ने वाली स्टारलाइट यानी सनलाइट और हीट बहुत ही नॉर्मल होती है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का तापमान पृथ्वी के एवरेज तापमान के ही करीब हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले यह प्लैनेट अपने तारे से 15% क्लोज है, और साथ ही में इसके तारे की लुमिनोसिटी सूर्य के मुकाबले 20% कम है। यह दोनों चीजें आपस में ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी जैसा ही तापमान और वातावरण देखने को मिलता है। लेकिन इसके विपरीत कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लैनेट टाइडली लॉक्ड भी हो सकता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लैनेट की एक ही साइड तारे की तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा अंतरिक्ष के अंधेरे का सामना करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें चांद और पृथ्वी के बीच ही देखने को मिलता है। चांद हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिस कारण हमें इसकी एक ही साइड परमानेंटली दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी बराबर हो। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है वह गति जिस पर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाए।
वहीं रोटेशनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के अपने ही एक्सिस पर घूमने की गति को कहते हैं। अगर केपलर 22b के साथ भी ऐसा ही है तो इसकी एक साइड हमेशा लाइट में रहेगी और दूसरी साइड अंधेरे में। अगर इसकी लाइट साइड पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं तो उन्हें कांस्टेंट लाइट का सामना करना पड़ेगा, जो सुनने में भले ही बहुत नॉर्मल लगे लेकिन असल में है नहीं। दरअसल कांस्टेंट लाइट और हीट की वजह से प्लेनेट पर मौजूद पानी तेजी से इवेपोरेट होगा। इस इवेपोरेशन की वजह से घने बादलों का निर्माण होगा जो तेज बारिश और तूफानों को क्रिएट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह घने बादल तारे की रोशनी को भी ब्लॉक करेंगे, जिससे पूरा प्लेनेट काफी लो टेम्परेचर पर चला जाएगा। ऐसे में किसी भी जीव जंतु का जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ यानी प्लेनेट की डार्क साइड पर चीजें काफी डिफरेंट होंगी। जिस तरह लाइट साइड पर क्रिएचर्स फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके अपने खाने को प्रोड्यूस करेंगे, वहीं डार्क साइड पर कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया कॉमन होगी। लाइट न होने की वजह से यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु केमिकल रिएक्शंस के जरिए अपने खाने को बनाएंगे। यह सुनने में भले ही बहुत यूनिक लगे, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऑलरेडी ऐसे कई जीव हैं जो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र की गहराइयों में मौजूद जीव अपने खाने को बनाने के लिए कीमोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें किसी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद जीवों पर रिसर्च करके यह नोटिस किया गया है कि आमतौर पर डार्क एरियाज में रहने वाले जीव जंतु खुद की लाइट प्रोड्यूस करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मछली डीप सी एंगलर फिश जो बहुत ही गहरे समुद्रों में पाई जाती है, डीप सी में मौजूद अंधेरे के कारण यह इस तरह से विकसित हुई है कि इसके सर पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। यह बल्ब केमिकल रिएक्शंस के जरिए लाइट प्रोड्यूस करता है, जिससे यह मछली आसानी से ट्रैवल और शिकार कर पाती है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण फायरफ्लाइज यानी जुगनू है। उनके शरीर में भी केमिकल रिएक्शंस के जरिए लाइट प्रोड्यूस होती है, जो इस मछली से काफी सिमिलर है। लिविंग क्रिएचर्स की इस लाइट प्रोड्यूस करने की स्पेशलिटी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। और अगर 22b की डार्क साइड पर कोई भी जीव जंतु मौजूद होंगे तो उनमें यह पाया जाना बहुत ही नॉर्मल होगा। अब जहां बहुत से लोग लाइट और डार्क को आपस में कंपेयर करके निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसके मिड पॉइंट को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह की लाइट और डार्क साइड के बीच एक मीडियम जोन भी मौजूद होगा, जहां पर्याप्त अंधेरा और पर्याप्त रोशनी होगी। इस एरिया को द टर्मिनेटर जोन कहा जाता है और यहीं पर जीव जंतुओं के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स इस टर्मिनेटर जोन में पैदा होकर धीरे धीरे विकसित होते जाएं और अपने आप को डार्क एंड लाइट साइड के मुताबिक ढाल लें। अब यह सुनने में भले ही साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन ऐसा ऑलरेडी हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री में हो चुका है। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। सबसे पहले सिंगल सेल्ड क्रिएचर्स डेवलप हुए, जो धीरे धीरे विकसित होकर मल्टी सेल्यूलर बन गए। फिर इन मल्टी सेल्यूलर जीव जंतुओं ने भी विकसित होना शुरू किया और ये समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर रहने लगे। फिर यह जमीन पर रहने वाले जीव जंतु भी विकसित हुए और पेड़ों पर चढ़ना सीख गए और कुछ तो आसमान में भी उड़ने लगे। सीधी सी बात है कि यह सब होने में करोड़ों सालों का वक्त लगा, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसी चीजें किसी दूसरे प्लेनेट पर भी रिक्रिएट हो सकती हैं। फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम केपलर 22b पर एलियंस का पता लगा पाएं। हमारे पास पावरफुल टेलीस्कोप्स जरूर हैं, लेकिन उनके जरिए एक प्लेनेट के समुद्र में जूम करके देखना इम्पॉसिबल है। आमतौर पर एलियंस को ढूंढते समय वैज्ञानिक इनडायरेक्ट हिंट्स को नोटिस करने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी ग्रह पर लिविंग बीइंग्स मौजूद होते हैं तो उनकी वजह से एटमॉस्फेयर में काफी बदलाव आते हैं। अच्छी बात यह है कि इन बदलावों को आसानी से देखा जा सकता है, जिससे इनडायरेक्टली ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस ग्रह पर एलियंस हैं या नहीं। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि केपलर 22b का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस होगा, जो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से मात्र 2 डिग्री ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस प्लेनेट पर दो तरह के वातावरण होने की पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि इस ग्रह के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, जिस कारण इसका टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट के बीच बना रहेगा। चांद पर हमें कुछ ऐसा ही केस देखने को मिलता है। वायुमंडल न होने की वजह से उस पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, जिससे उसका तापमान बहुत हाई हो जाता है। वहीं चांद की डार्क साइड पर टेम्परेचर इतना ठंडा रहता है कि वह कभी कभी -246 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी चीज इस टेम्परेचर से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती।
ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि -246 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा होगा। हालांकि केपलर प्लैनेट के केस में चीजें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इसकी एक साइड पर बर्फीले पहाड़ और आइसबर्ग देखने को मिलेंगे, वहीं इसकी दूसरी तरफ यानी लाइट साइड पर ज्वालामुखी और लावा की नदियां तक देखने को मिल सकती हैं। इन दोनों साइड्स के बीच टर्मिनेटर जोन में टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। यह तो हुई पहले केस की बात जिसमें इस प्लैनेट के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इसके पास एक बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे केस में लाइट साइड पर बहुत ही एक्सट्रीम तापमान देखने को मिलेगा, बिल्कुल शुक्र ग्रह की तरह। दरअसल जब किसी ग्रह का वायुमंडल बहुत मोटा होता है तो बाहर से आने वाली सारी गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। इससे ग्रह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कई बार तो यह 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। केपलर 22b के केस में यह तापमान 460 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, जो शुक्र ग्रह से काफी सिमिलर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केपलर 22b पर मौजूद समुद्र तापमान को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अगर किसी प्लैनेट पर वाटर बॉडीज मौजूद होती है तो वह हीट को एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यह सिर्फ इस ग्रह के साथ ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर भी होता है। यही कारण है कि पृथ्वी का क्लाइमेट इतने सालों से स्टेबल बना हुआ है। हालांकि पिछले 200 सालों में हुए पॉल्यूशन और उससे होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अब यह स्टेबिलिटी बिगड़ती जा रही है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और हर साल हमें नए टेम्परेचर रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा ही केपलर 22b प्लैनेट पर भी हुआ तो इससे उसकी डार्क साइड के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। इससे प्लैनेट पर एक टेम्परेचर बैलेंस बना रहेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केपलर 22b वैसे तो हमारी पृथ्वी से काफी सिमिलर है, लेकिन इसका साइज पृथ्वी से 2.4 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक इस पर एक विशाल ओशन भी प्रेजेंट है, जिसकी एवरेज डेप्थ 160 फीट बताई जाती है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पृथ्वी का करीब 30% हिस्सा लैंड एरिया से कवर्ड है। हालांकि केपलर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्लैनेट पर किसी रॉकेट को लेकर जाते हैं तो उसे लैंड कराने के लिए शायद ही आपको कोई जमीन देखने को मिलेगी। इस प्लैनेट की ऑलमोस्ट पूरी सतह पानी से घिरी हुई है और इस पर लैंड के नाम पर सिर्फ आइसबर्ग्स ही मौजूद हैं। इसके अलावा ज्यादा साइज होने के कारण इसका मास भी बहुत ज्यादा है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 36 गुना ज्यादा भारी है। यही कारण है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी मैथ्स करने पर हमें पता चलता है कि केपलर का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप पृथ्वी पर रहते हुए 60 किलो के हैं तो इस प्लैनेट पर जाने के बाद आपका वजन 360 किलो हो जाएगा। अगर भविष्य में हम इस प्लैनेट पर किसी एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं तो उसका सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस प्लैनेट की इंटेंस ग्रेविटी उसे सीधा खड़ा भी नहीं होने देगी और उसे हर एक कदम बढ़ाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स ने एक्सोस्केलेटन नाम के एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा स्केलेटन होता है जिसे ह्यूमन बॉडी के बाहर फिट किया जाता है। फिट होने के बाद ये हमारी बैक, आर्म्स और लेग्स जैसे इंपॉर्टेंट और बड़े मसल्स को सपोर्ट करता है, जिससे मूवमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस एक्सोस्केलेटन को पहनने के बाद भी चीजें ज्यादा आसान नहीं होंगी। ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से इस प्लैनेट पर फ्री फॉलिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर ऊपर से नीचे तक 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में आपको मात्र 1 सेकंड लगेगा। इतनी तेज रफ्तार से गिरने की वजह से आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जब आप कहीं से गिरेंगे तो एक्सोस्केलेटन के साथ आपकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएंगी। अब सीधी सी बात है कि यह एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। इस सब प्लैनेट तक जाने के लिए हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो रियलिटी में छोड़िए कॉन्सेप्ट्स में भी एग्जिस्ट नहीं करते। इतनी लंबी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें न सिर्फ बहुत सारा फ्यूल चाहिए बल्कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी चाहिए जिसमें कई जनरेशंस जिंदा रह पाएं। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट पर ऑलरेडी कुछ लाइफ फॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं। इनकी पुष्टि करना तो संभव नहीं है, लेकिन इनके मौजूद होने का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। केपलर टेलीस्कोप द्वारा कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन से यह पता चलता है कि यह प्लैनेट भी पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर टेढ़ा रोटेट करता है। इसका मतलब यह है कि इस पर कुछ एरियाज ऐसे जरूर होंगे जहां पर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हैबिटेबल होंगी। ऐसे एरियाज में लिविंग बीइंग्स का ऑरिजिनेट होना पूरी तरह से संभव हो सकता है। अगर यह लिविंग क्रिएचर्स मल्टी सेल्यूलर है
तो इनकी हाइट पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं के मुकाबले काफी कम होगी। ऐसा इस प्लैनेट की ग्रेविटी के कारण होगा। दरअसल जब किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है तो जीव जंतु ऑटोमेटिकली ऐसे विकसित होते हैं कि उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इससे उन्हें मूवमेंट करने में आसानी रहती है और ज्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होती। इसके अलावा इन क्रिएचर्स के पास एक एक्सोस्केलेटन भी होगा, जिससे ये हाई ग्रेविटी एनवायरनमेंट में भी आसानी से घूम फिर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक्सोस्केलेटन इन्हें टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी काफी मदद करेगा। एक्सोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट भले ही बहुत पेचीदा और अननेचुरल लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर भी ऐसे कई क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनके पास ऐसा ही स्केलेटन होता है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं क्रैब्स और स्नेल्स। इन दोनों जीवों का बाहरी हिस्सा हड्डियों से बना होता है, जिससे ये अपने आप को शिकारियों से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। केपलर 22b के वातावरण में भी ऐसे क्रिएचर्स का डेवलप होना कोई अनोखी बात नहीं होगी। वैज्ञानिक अभी भी इस प्लैनेट पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इस प्लैनेट पर कोई लिविंग क्रिएचर्स मौजूद होंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।